सुधांशु, अरे मुझे पूछना है कुछ, अनम्यूट तो कर। फिर भी नहीं करेगा। अनुराग यादव, हेलो सर। हाँ बेटा, ये सेंटेंस पढ़ो तो इसका हेलो मतलब सर। बताओ। हाँ बेटा, तुम आवाज सुन रहे हो बोले। मेरी? हाँ सर। हम्म। तो पहले बता, हाँ। इसको पढ़ो और इसका मतलब बताओ। वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स इन ए सिस्टम में नॉट बी फ्रेम डिपेंडेंट, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करने का है, इसका फ्रेम मतलब ऑफ बताओ। रेफरेंस। हाँ, मतलब दो ऑब्जर्वर की बात करनी है क्या? हाँ यस सर। वर्क 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 डन जो है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हाँ, डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, सिस्टम के लिए है ना। यस सर। लेकिन किसी एक बॉडी की बात करें तो सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे करेगा। बिल्कुल सही बात, गुड। तुम्हें क्या पूछना है? बोले सर, फिजिक्स वाला ओलंपियाड में क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है? देख बेटा, पहले तो स्टेज 1 जाएगा ना, तो स्टेज हाँ। 1 में जो हम लोग का सीट का लेवल है ना बेटा, वैसा ही लेवल रहेगा। हाँ, स्टेज 2 थोड़ा टफ होगा उससे। और टू वाला में। पहले तो 1 क्लियर कर बेटा, 1 क्लियर करने के ठीक बाद 2 के लिए ट्रेनिंग होती है अलग से। स्टेज 2 के लिए अलग से होती है ट्रेनिंग, ठीक है। है सर। हर्ष, हेलो। हाँ बेटा, कुछ पूछना है तुम्हें? यस सर। सर फ्रिक्शन चैप्टर का फुल रिवीजन कब कराएंगे टेलीग्राम में? फिर से बोलो। सर फ्रिक्शन चैप्टर का रिवीजन कब कराएंगे टेलीग्राम में? जब हमारा फ्रिक्शन का डिस्कशन पूरा हो जाएगा। देखो बेटा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देख बच्चा। इन ए सिस्टम, इन ए सिस्टम नेट वर्क डन, नेट वर्क डन and work done by net force may not be same, है ना बेटा। नेट फोर्स का वर्क डन और नेट वर्क डन, है ना बच्चा, सुन ध्यान से। नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है? तो कहोगे बेटा, नेट वर्क डन का मतलब होगा सिग्मा डब्लू, है ना बेटा। मतलब वर्क डन बाई फोर्स F1 प्लस वर्क डन बाई फोर्स F2, वर्क डन बाई फोर्स F3 एंड सो ऑन, है ना बच्चा। इसको क्या बोल सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ F1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। अब देखो, मैं लिखूं बेटा वर्क डन बाई नेट फोर्स, है ना बेटा, वर्क डन बाई नेट फोर्स। तो वर्क डन बाई नेट फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो गया बेटा वर्क डन बाई रिजल्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब क्या होगा? तो कहोगे रिजल्टेंट फोर्स डॉट ds का इंटीग्रेशन, है ना बेटा। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, है ना बेटा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ F1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड सो ऑन। बोलो बेटा, है ना। अब महसूस करो, ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी बच्चा, ये दोनों बराबर हो जाएगा अगर सारे एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हो। बात समझा बेटा? अगर ये डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए बच्चा, तो फिर देखो ये सेम हो जाएगा ना, बिल्कुल, है ना। लेकिन सोच के देख बेटा, मान ले मैं कहूं एक रॉड मान ले बच्चा ऐसा, इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और थोड़ी देर बाद ये रॉड बेटा ऐसे हो जाए, है ना, तिरछा हो जाए रॉड, है ना बेटा। तो सोचो तो,
इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या बेटा? नहीं नहीं सेम बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है बेटा और इसका डिस्प्लेसमेंट कम है ना बेटा? तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जरूरी नहीं है ना? इसलिए कहा मैंने कि नेट वर्क डन और नेट फोर्स का वर्क डन सेम हो बेटा, जरूरी नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट कर ले बच्चा। शिवम को पूछना है कुछ। बोलो शिवम। शिवम। सर आपने जो कल लास्ट टाइम से जब आपने जनरल फॉर्म किया सर, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, आपने कल जो जनरल फॉर्मूला निकलवाना स्प्रिंग के वर्क डन का। तुम्हारी आवाज गायब हो गई बच्चा, तुम कहाँ चला गया? शिवम तुम्हारी आवाज गायब हो गई बेटा। रौनक तुम तो हो ही नहीं मीटिंग में यार। रौनक गुप्ता यहाँ पे है, रौनक आनंद तो है नहीं। रौनक आनंद तो हो ही नहीं इसमें। ये पॉइंट समझ नहीं आया। अरे बेटा देखो, मैंने कहा नेट वर्क डन मतलब सारे फोर्स का वर्क डन को ऐड करना है, समझे बेटा? और नेट फोर्स का वर्क डन है ना बेटा? देखो नेट वर्क डन का मतलब हर फोर्स का वर्क डन निकालो फिर उसको ऐड करो, है ना बेटा? और नेट फोर्स का वर्क डन क्या हुआ कि पहले ही फोर्स को ऐड कर लो फिर उसके बाद वर्क डन निकालो, है ना बेटा? तो देखो अलग अलग निकालने में सबका डिस्प्लेसमेंट हम अलग अलग ले सकते हैं बच्चा, लेकिन अगर साथ में करोगे तो सबका डीएस सेम करना पड़ेगा। लेकिन देखा बेटा हमने कि बॉडी मूव करेगा तो सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हो जरूरी नहीं है, इसलिए दोनों सेम होगा बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, आगे चलो, आगे चल बच्चा। अगला हमारा पॉइंट एक्सटर्नल as well as internal forces may do work। समझा बेटा? वर्क के लिए सिस्टम में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्स वर्क करता है बच्चा, समझा? लेकिन देखो बेटा मैंने यहां लिखा है ना मे डू वर्क। मे डू वर्क का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चा? तो देखो लिखोगे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स किस केस में? तो कहेगा आइडियल स्ट्रिंग वाले केस में, है ना बेटा? आइडियल स्ट्रिंग वाले केस में वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एज इंटरनल फोर्स, है ना बेटा? सिस्टम में अगर टेंशन फोर्स बेटा अगर इंटरनल फोर्स है ना बेटा? तो टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स में हमेशा वर्क डन 0 होगा। ठीक है बेटा? कोई पूछे क्यों? तो कहना टेंशन क्या करता है, रस्सी को खींचता है, लेकिन आइडियल स्ट्रिंग है तो रस्सी खींचेगी क्या? नहीं खींचेगी ना बेटा, नहीं खींचेगी, इसलिए वर्क डन 0 होगा। ठीक है, दूसरा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एज internal force is always 0।
समझा बेटा? नॉर्मल फोर्स अगर इंटरनल फोर्स हो तो वर्क डन हमेशा 0 होगा बच्चा, ठीक है? आगे देखो, अगला हमारा पॉइंट, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स as internal force is always 0, है ना बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन सिस्टम पे हमेशा 0 होगा, है ना बच्चा? क्यों? तो कहोगे स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब सरफेस अलग नहीं हुआ, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है ना बच्चा? तो अगर सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो अलग नहीं कर पाया तो वर्क डन 0, है ना बच्चा? नंबर 4, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स as internal force is always नेगेटिव। समझो बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर इंटरनल फोर्स हो तो हमेशा बेटा वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों पूछे क्यों? तो कहना रेजिस्टिव फोर्स है, विरोध करता है ना हमेशा, विरोध करने वाला फोर्स ना होता है बेटा फ्रिक्शन। लिख लो इसको, स्मितल बोलो। सर कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चा। रॉड वाले केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे? अभी नहीं निकालेंगे, बस उसको महसूस करना था कि वो दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा बच्चा। हर्ष बोलो। हर्ष बोलो। फिर आवाज गया तुम्हारी, नेटवर्क पूरा है बेटा बहुत। निशांत बार बार लिख रहा है, निशांत बोलो। निशांत सर ये सेकंड वाला पॉइंट समझ नहीं आया था। पढ़ो तो क्या लिखा मैंने? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन आइडियल स्ट्रिंग एज इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज 0। आइडियल स्ट्रिंग कैसा होता है बेटा? सर वो मतलब तनाव उसमें नहीं रहता है। हैं? आइडियल स्ट्रिंग में तनाव नहीं होता। सर मासलेस और मासलेस बस। और कोई बात? सर लेंथ सेम। हाँ, लेंथ इज सेम, इनएक्सटेंसिबल। यस सर। तो टेंशन फोर्स रस्सी को खींचता है ना बेटा, यस सर। तो लंबाई बढ़ी क्या? नो सर। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है? फोर्स का अपने काम में सफल होना। सफल हुआ नो सर। तो वर्क डन नहीं होगा। यस सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा। अमिताभ जी सर। कुछ बोलना है बेटा? सर मैं ये पूछा था कि सर फिर कि सर जो फिजिक्स ओलंपियाड का एग्जाम है एनसीपी का, हाँ वो 22 नवंबर को है। हाँ। तो सर तब तक सर 11th और 12th दोनों का कैसे करें? ये उनके लिए बच्चा जो 9th क्लास से तैयारी करते हुए आते हैं। नहीं अगर सर, नहीं लेकिन करते हो पेपर का लेवल तो जेई मेन का ही होता है ना। और सर हाँ 9 10 भी मतलब हाँ तुम अच्छे तो से की 11th के है ना मैंने। हो, तुम्हें तो 11th हाँ में पढ़ रहे हो अभी। हाँ 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 बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th से स्टार्ट करते हैं बेटा। 9th सर पढ़ा 9th पढ़े हो ना, ध्यान ध्यान दिए हो ना? 9th का सिलेबस और 11th का सिलेबस सेम होता है ना बच्चा? हाँ सर, और 10th का 12th से। हाँ सर। हाँ तो वो लोग बेटा वहीं से तैयारी शुरू कर देते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा तो 2 महीने सर में कैसे अब कर पाओगे बेटा? संभव नहीं है 2 महीने में कर पाना, है अच्छा ना? मुश्किल है। अजय सर में डाउट था तो मैं बाद में पूछ लूंगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया क्यों भाई? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन
फ्रिक्शन कैसा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है बच्चा? तो कहोगे ना अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना बच्चा, है ना? देखो बच्चा, अगर मान लो कहूं कि इमेजिन करो ये एक बॉडी और ये एक बॉडी, यहां से तुम फोर्स लगाया और स्लाइड कर गया, स्लाइड कर गया, इसका मतलब कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे हो जाएगा ना, बोलो, ये आगे निकल जाएगा ना, तो उसमें फोर्स लगाएंगे तो आगे निकल जाएगा। तभी क्या कहोगे? इसके लिए फ्रिक्शन जो होगा बेटा पीछे लगेगा और इसके लिए फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो देखो बेटा, जिसके लिए पॉजिटिव वर्क है उसका डिस्प्लेसमेंट कम है और जिसके लिए नेगेटिव वर्क है उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। इसका मतलब नेगेटिव वर्क ज्यादा है, पॉजिटिव वर्क कम है, तो पूरे सिस्टम के लिए वर्क डन नेगेटिव हुआ ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझा दूं। देखो भाई, थर्ड पॉइंट, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एज इंटरनल फोर्स इन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। देखो बच्चा, मान लो मैं कहूं एक लिफ्ट मान ले बेटा, इस लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है ना बेटा? तो देखो, आदमी के लिए नॉर्मल ऐसे लगेगा बेटा और लिफ्ट के लिए ऐसे लगेगा, लगेगा ना? तो अगर बेटा हमेशा दोनों कांटेक्ट में है तो कुछ देर बाद लिफ्ट यहाँ पहुंच गई, तो देखो बेटा लिफ्ट जब यहाँ पहुंच गई तो इसके लिए पॉजिटिव वर्क और इसके लिए नेगेटिव वर्क, और दोनों का वैल्यू बराबर, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है बेटा, इसका मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अगला पॉइंट देखो बेटा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एज इंटरनल फोर्स, है ना बेटा? स्प्रिंग का फोर्स अगर इंटरनल फोर्स में हो बेटा, है ना, तो क्या लिखोगे? मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना बेटा? स्प्रिंग का वर्क डन सिस्टम में कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना बच्चा? पता है ना? स्प्रिंग लंबा भी हो जाता है, स्प्रिंग छोटा भी हो जाता है ना बच्चा? लिख लो। बाबा मत लिखो बेटा एक ही बात। बोलो शिवम। सर आपने जब लास्ट टाइम क्लास ली थी सर, आपने जब स्प्रिंग्स दबी हुई थी सर, थोड़ी सी सर कम हुई लेकिन पूरी नहीं हुई थी, तो सर आपने जब उसका सर डेरिवेशन करवाया था तो इंटीग्रेशन आया था x माइनस आर। सर मैं लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि सर इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, तो आपने बोला खुद ट्राई करना, हो जाएगा। सर मैंने हाँ ट्राई किया, नहीं समझ में आया। बेटा, एक्स के बारे में क्या बोला था मैं? कांस्टेंट की वेरिएबल है। सर वेरिएबल, सर कांस्टेंट, सर और आर आर, वेरिएबल है, वेरिएबल। इंटीग्रेशन किसको किया तुमने था? सर आर। जिस एक्सप्रेशन को तुमने इंटीग्रेट किया वो एक्सप्रेशन क्या था? सर एक्स माइनस आर। किसके साथ? सर लिमिट। नहीं, के एक्स माइनस आर इंटू क्या था? सर के, सर डी आर। डी आर। तो क्या के अलग हो गया? यस सर। अब हो गया एक्स डी आर। यस सर। एक्स डी आर का इंटीग्रेशन एक्स आर, यस सर। आर की वैल्यू 0 से एक्स, यस सर। तो हो गया के एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, डी आर को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आर होगा ना रे? यस सर बिल्कुल। तो आर को अगर लिमिट देंगे 0 से एक्स में तो क्या बन जाएगा? खाली एक्स बन जाएगा ना? सर एक्स आर माइनस एक्स सर क्या, वही तो नहीं समझ में आया सर। अरे यार, तुम बेमतलब परेशान करते हो बिना। देखो, बिल्कुल हम बोल सकता हूँ तुम ट्राई नहीं किए हो, है ना? सर एकदम किया तुम है ट्राई नहीं किए बिल्कुल। हो बेटा, हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। खुश? टाइम बर्बाद करे खुश हो गया? चलो आगे देखो, लिख लो इसको।
चल बेटा आगे देख, आगे हमारा टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। पूरे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बच्चा, देखो इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। ये थ्योरम क्या कहता है, देखो, इट सेज दैट नेट वर्क डन, नेट वर्क डन का मतलब क्या बताया था, क्या कहा था, सम ऑफ वर्क डन, सम ऑफ वर्क डन बाई, सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, है ना बेटा। इसमें लिख दिया मैंने ऑल द फोर्सेस। इसका मतलब ये तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना है कि किसको छोड़े किसको पकड़े, सारे फोर्स काउंट करना है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हर फोर्स। ठीक है बच्चा। अब देखो, इट सेज दैट नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझा बेटा। ये सिस्टम कहता क्या है, कहता है कि सिस्टम पे सारे फोर्सेस का वर्डन देखो, सारे फोर्सेस का वर्डन को जोड़ दो और वो हमेशा सिस्टम के टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अभी तुम्हारे लिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इंट्रोड्यूस किया बेटा पहली बार मैंने, अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं की थी, है ना बच्चा। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बेटा के बराबर होता है फॉर्मूला हाफ mv²। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, तो हाफ mv², है ना बच्चा। इसको तुम p²/2m भी कह सकते हो। p क्या है, मोमेंटम। p क्या है बेटा, मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा p²/2m। ठीक है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले, हाफ mv² और p²/2m। v क्या है, तो कहोगे v हमारा बॉडी का वेलोसिटी है। किसने देखा, तो कहेंगे जिसने देखा उसी के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी। समझा बेटा। अगर तुम्हें एक बॉडी जिसका मास m हो, उसकी वेलोसिटी अगर तुम्हें v दिखी तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है ना बेटा। अगर किसी और के रेस्पेक्ट में u दिखा तो उसके रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² है। तो एक ही बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए बेटा अलग अलग हो सकता है। ठीक है बेटा। तो ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। लीनियर, कुछ लिखा नहीं है तो लीनियर बेटा। अधिश्री बोलो। सर हेलो बोलो बोलो बेटा। सर वर्क पावर एनर्जी के एक्सरसाइज में डाउट था। वो तो डिस्कस नहीं किया ना अभी मैंने। यस सर। करेंगे तो बता देंगे बेटा। ओके सर, वेट करो। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सात्विक, सात्विक बोलो। हो सकता है बेटा pv/2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सात्विक बोलना है कुछ, नहीं बोलना है। तो देख बेटा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हुआ, तो कहोगे वर्क एनर्जी थ्योरम ये हुआ बेटा कि टोटल वर्क डन, क्या कहा था, नेट वर्क डन, है ना बेटा। जितने सारे फोर्सेस लग रहे हो, सारे फोर्सेस के वर्क डन का सम, है ना बेटा। सारे फोर्स के वर्क डन का सम का मतलब, अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेस हैं बेटा, तो सारे फोर्सेस के वर्क डन को जोड़ दो, तो ये हो गया सिग्मा W, है ना बेटा। और यहाँ क्या लिखा है,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। अगर सिस्टम में बहुत सारे मासेज हैं बेटा तो कहोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। और कहूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कहोगे हाफ m2 v2 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। तो क्या बोलेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू kf माइनस ki, है ना बेटा। तो रूल क्या है, कोई भी ऑब्जर्वर उस पे जितना वर्क डन देखेगा उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो थ्योरम क्या है, सिग्मा W इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है बेटा। यही हमारा है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बेटा, है ना। देखो बेटा इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, इट इज applicable, it is applicable for a single object as well as for a system। समझा बेटा। इस इक्वेशन का ये फायदा है कि तुम चाहो तो किसी एक बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और तुम चाहो तो पूरे सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा पॉइंट, इट इज इक्वली वैलिड, ये बिल्कुल वैलिड है इन इनर्शियल as well as non inertial as well as non inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना बेटा। मतलब इसका तुम इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना बेटा। तो देखो इससे बढ़िया थ्योरम क्या होगा बेटा, इस थ्योरम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हर कंडीशन में एप्लीकेबल है ना बेटा। ये हर कंडीशन में एप्लीकेबल है, ठीक है, चाहे एक बॉडी के लिए चाहे बहुत सारे बॉडी के लिए एक साथ, है ना बेटा। चाहे कहो तो इनर्शियल फ्रेम हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, हर बार ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है बेटा फिजिक्स में, है ना। लिख ले बच्चा। यार चैट ऑफ करना पड़ेगा यार, डिस्टर्ब करते हैं लोग। बोलो भाई कैप्टन जॉन। नहीं बोलना है। अंकित। हेलो सर। बोलो। सर किसी ऑब्जेक्ट को धकेलने में ज्यादा फोर्स लगता है या फिर खींचने में? देखो बेटा यूजुअली हम किसी बॉडी को धकेलते हैं या खींचते हैं बेटा, वो हमारे हाइट से कम होता है ना। हम यस सर। यूजुअली किसी छोटे बॉडी को धकेलते हैं या खींचते हैं, है ना। तो देख यस। अगर कोई छोटे बॉडी को खींच रहे हो बेटा तो ऐसे खींचोगे ना, यस सर। ऐसे खींचोगे तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। बोलो। यस सर। ये वाला फोर्स की वजह से क्या होगा, नॉर्मल यहाँ दबाव कम हो जाएगा ना, यस सर। ऊपर तो जाना फ्रिक्शन सर। कम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब कहोगे धकेलते हैं, धकेलने में यूजुअली कैसा होता है, ऐसा नीचे की तरफ, है ना बच्चा। यस तो सर। ऐसे धकेलने में ऐसे कंपोनेंट आएगा और ऐसे कंपोनेंट आएगा। तो देखो इस कंपोनेंट से क्या होगा, यहाँ नॉर्मल बढ़ जाएगा ना, दबाव यस बढ़ सर। जाएगा, दबाव बढ़ेगा तो फ्रिक्शन ही बढ़ जाएगा। और समझ में आ गया। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। विवान बोलो।
सर हमको ये पूछना था सर, जैसे कि सिंगल फोर्स तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता है, लेकिन जब रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स होगा तभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है ना सर? अगर बेटा बॉडी पे एक ही फोर्स हो, उसके अलावा और कोई फोर्स ना हो, यस सर। तो भी चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे मतलब ऊपर से किसी बॉडी को छोड़ दो, यस सर। तो सिर्फ एक ही फोर्स है ना, ग्रेविटेशन, यस सर। और वेलोसिटी बढ़ती है ना बेटा। हाँ सर, बढ़ती है। थैंक यू सर। समझ गए? यस। सौरभ मिश्रा। सर आपने यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल में m1 v1 लिखा हुआ है, मैंने मान लो बहुत, जैसे मान लो बहुत सारे बॉडीज में बेटा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। समझ गए? यस सर। तो पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल बेटा हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। समझे? तो सर अगर एक ही बॉडी पे अगर उसकी वेलोसिटी, एक ही बॉडी है तो ये सब नहीं हो, खाली एक ही होगा बेटा बस। अच्छा सर, और एक और क्वेश्चन था सर। क्या? सर आपने वर्क डन बाय, ये जो पिछले पॉइंट्स लिखवा है, टेंशन फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स इज एज इंटरनल फोर्स इज 0, तो सर ये सर आपने सर पिछले पॉइंट्स लिखवाए कि वर्क डन बाय, बोलो तुमको क्या पूछना है, पूछो। सर अगर ये नॉर्मल या फिर टेंशन कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे, तब मतलब कैसे एक्ट करेंगे? तब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो उनका वर्क पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल सर उसका कोई दे दीजिए। अरे बच्चा देखना, इस बॉडी पे अगर मैं एक रस्सी से ऊपर खींचूं, है ना, यस तो सर। अभी देखो रस्सी जो होगा बेटा, रस्सी के दो एंड होंगे ना, यस सर। तो रस्सी का एक एंड यहाँ है, यस अब सर। दूसरा एंड कहीं और होगा। यस ठीक है सर। बच्चा? तो अब कहो कि मान लो दूसरे एंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी तो इस पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा ना, यस सर। तो अभी ये हो गया ना बेटा एक्सटर्नल फोर्स। यस सर, ठीक है। अब बताओ, अगर ये बॉडी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वर्क, हाँ। नीचे आएगा तो नेगेटिव वर्क, है ना बच्चा? यस सर। यस। अब चलो इरेज कर रहा हूं बेटा, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल किया जाए, और एकदम ध्यान से कहना, और एकदम फुट स्टेप्स को फॉलो करना, है ना बेटा? जैसे मैं करूंगा वैसे ही तुम भी करोगे, है ना? पहले मैं तुम्हें ट्राई करने दूंगा, तुमसे बन भी गया तो भी अच्छा, है ना बेटा? बन भी जाए या नहीं बन जाए, मेरे सॉल्यूशन को देखो, फिर जैसे मैं करूंगा वैसे ही तुम करोगे आगे वाले क्वेश्चन से। ठीक है बच्चा? देखो क्वेश्चन क्या दिया मैंने, क्वेश्चन तो मैंने ये दिया बेटा कि मान लो एक बिल्डिंग है बेटा, और ये बिल्डिंग जो है ये 20 मीटर ऊंचा है, ये बिल्डिंग हमारा 20 मीटर ऊंचा है बेटा, और यहां से मैंने एक 5 किलोग्राम के बॉडी को ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, है ना बेटा? तो ये बॉडी ऐसे आकर के ऐसे गिरेगा बेटा, ऐसे नीचे गिरेगा, तो टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा? है ना? इस सवाल में ये एंगल के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना बच्चा? समझ में आया सवाल? चलो ट्राई करो बच्चा। इस सवाल को काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल दोनों से बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाना है, इसको बनाना है वर्क एनर्जी थ्योरम से ही, और कोई मेथड एक्सेप्टेड नहीं है। चलो करो। आंसर इंपॉर्टेंट कम है बेटा, मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट में ऑफ ही रखूंगा, अभी तुम ट्राई करो। मिश्रा जी। यस सर। क्या दिक्कत? कोई नहीं सर, हो गया, रिजॉल्व कर तो दिया। ओके बच्चा।
आकाश, आयुष मेश्राम, हेलो बोलो बच्चा। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं ये बोल बच्चा रहा था सर, वो आपने स्टार्टिंग में जो 2 पॉइंट लिखाए थे ना सर, वो मेरे को समझे नहीं सर, सर के ऊपर से गए सर। क्या क्या पॉइंट था, पढ़ो तो। हाँ सर, पढ़ रहा हूँ। वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ सिस्टम में नॉट बी फ्रेम डिपेंडेंट, और हाँ दूसरा था इन अ सिस्टम नेट वर्क डन एंड वर्क डन बाय नेट फोर्स में नॉट बी सेम। हाँ, सही बात। हाँ सर। पहला पॉइंट में कहा था मैंने बेटा, अगर सिस्टम की बात करोगे, है ना बच्चा, हाँ सर। तो वर्क डन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हाँ सर। बात समझा ना, जिसे हम ये तो जानते हैं ना बेटा कि वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है। ये तो सर पहले पढ़ा था ना हम लोगों ने कि वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है हाँ सर। ना बेटा। हाँ अब मान लो मैं कहूँ लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, मान लो लिफ्ट में आदमी ऊपर जा रहा है, सर। लिफ्ट में आदमी ऊपर जा रहा है बेटा, हाँ सर। तो आदमी के लिए नॉर्मल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव हो गया, हाँ सर। और लिफ्ट के लिए नॉर्मल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव हो गया। हाँ सर। अब अगर जोड़ दिया जाए तो वर्क डन 0 हो गया। हाँ सर। अब मान लो बेटा वही सिस्टम को अगर किसी लिफ्ट के अंदर से देखा जाए तो वो क्या बोलेगा कि लिफ्ट तो मूव ही नहीं किया। हाँ सर। बोलो, तो वो हमेशा बोलेगा वर्क डन 0। हाँ सर। क्या दिख रहा है, दोनों फ्रेम में सेम आया ना वर्क डन। समझ में आ गई बात। हाँ सर। दूसरा पॉइंट कहा मैंने बेटा, देखो किसी बॉडी को अगर मूव कराएं तो हो सकता है ना बेटा बॉडी के अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं। हाँ सर, हो सकता है। तो बेटा अलग अलग वर्क डन हो गया, है ना, तो फिर दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। हाँ सर। तो अगर हम नेट फोर्स का वर्क डन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। तो अगर मान लो बॉडी के अलग अलग पॉइंट का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कौन सा पुट करेंगे, सर। ये तो पॉसिबल नहीं है ना इस बार। हाँ सर। बात समझ में आ गई अब। हाँ सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। देखो बेटा मैं सवाल कर रहा हूं, देखो बेटा सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो बॉडी यहां से यहां आया तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा फोर्सेस, इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, है ना बेटा। तो मैं कहूंगा कि इस केस में जो बॉडी ऊपर से नीचे आया बेटा, वहां सिर्फ एक ही फोर्स है mg, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है ना बेटा। तो अब यहां से यहां तक आने के लिए हम लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है बेटा। सिग्मा डब्ल्यू में एक ही फोर्स है और तो फोर्स है ही नहीं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन है बेटा, नीचे की ओर ना, ठीक है। तो यहां से यहां आने में देखो बेटा बॉडी कितना नीचे आया, तो बॉडी नीचे आया बेटा कितना 20 मीटर, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना वर्क डन हो गया, तो कहो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हो गया बेटा mg इंटू 20, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ये हो गई बेटा हाफ m v स्क्वायर माइनस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिखेंगे बेटा हाफ m u स्क्वायर, u कितना है बेटा, तो हाफ m 20 स्क्वायर, है ना बेटा। तो देख लो सारा m कैंसिल हो गया बेटा, सारा m कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस 200, है ना बच्चा। इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 800, इसका मतलब v इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए बेटा, है ना। देखो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं था, तो ये मान के चलना है बेटा कि इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हवा का प्रतिरोध एयर रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, ठीक है। लिख लो, मार्क बोलो। हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये वाले क्वेश्चन में सर ये यहाँ पे जो 20 लिखा है आपने, सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में सर वो 20 नहीं 10 होना चाहिए ना। अच्छा हाँ सॉरी, सही बोली तुम, मैंने गलत लिख दिया, 10 होगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 50,
है ना बेटा। 50 तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, तो हो जाएगा 10√5। सही बोलिए बेटा। और कुछ पूछना है? नो सर। ओके बच्चा, थैंक यू। विवेकानंद। सर ये एक डाउट था सर। सर आपने बताया था सर कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन से सर हमेशा वर्क डन 0 होता है सिस्टम पे। यस सर। लेकिन सर जैसे हम 2 ब्लॉक सिस्टम बनाते हैं सर, हाँ तो उसमें सर जैसे हम फर्स्ट ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाते हैं सर सर हाँ। लेकिन सेकेंड वाला तो ये ब्लॉक सर मूव करता है ना सर फ्रिक्शन फोर्स के कारण। हाँ, दोनों साथ मूव करता है, अलग अलग? साथ सर। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम की डिफरेंट? सेम सर। दोनों के लिए फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन सेम की अपोजिट? अपोजिट। तो एक का वर्डन पॉजिटिव, एक का वर्डन नेगेटिव। ओके सर। हाँ ओके सर। सर मतलब ये टोटल सिस्टम के लिए होगा सर। हाँ, लिखा है तो इंटरनल फोर्स ना बच्चा। ओह यस सर, सॉरी। अब चलो इस सवाल में कहा मैंने बेटा कि इफ v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा वो पता है 20 मीटर पर सेकेंड है ना बच्चा। तो कहता है फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फोर्स। समझा बेटा? इस वाले डायग्राम में इसका मतलब इस बार 2 फोर्स काउंट करना है, एक ग्रेविटेशनल और एक एयर रेजिस्टेंस। चलो करो। तेरे बिन लादेन, बोलो भाई लादेन। नहीं बोलेगा। अमिताभ बोलना है बेटा कुछ? सर मैं ये पूछा था कि वो एनएसईपी का सिलेक्शन टेस्ट हुआ था ना, हाँ। तो सर उसकी कॉपियां चेक हो रही हैं क्या? मतलब हेलो? यार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बचा मेरे पास। हेलो। अच्छा सर, मुझे लगा सर आप कर रहे होगे। नहीं, मैं नहीं कर रहा। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, कौन बोल रहे हो? हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हो? कौन? आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ सर, वो पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था। क्या डाउट है बताओ। वो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा जो फॉर्मूला बताया उसका डेरिवेशन आप कर देंगे तो? अरे यार, p²/2m। अरे बेटा देख, तो खुद भी कर सकता था तुम यार। mv² है ना, ये p इक्वल टू mb है ना, इसको बोल सकते हो हाफ m। यहाँ पुट कर सकते हैं p/m। बोल आ गया अब? हो गया सर। सर एक और डाउट था। क्या डाउट क्या था बेटा? बोल। वो बैकलॉग कैसे क्लियर करें सर? बैकलॉग कैसे क्लियर करें? डिपेंड करता है कि कितना बैकलॉग है। अगर बैकलॉग बहुत कम है तब तो वीडियो देख के कवर कर लो। और ज्यादा है तो? और अगर ज्यादा है बेटा, इतना ज्यादा है कि तुम्हें लगता है कि कवर करने में 1-2 महीने लग जाएंगे, हाँ तब तो बेटा बैच चेंज कर लो। ठीक है सर। विद्या अंशिका बोलो। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस है कि नहीं है? जो क्वेश्चन में लिखा है ना इस बार, यस सर। क्वेश्चन में लिखा है ना, यस सर, लिखा है। तो अच्छा। विद्यानिवास। विद्या आवाज नहीं आ रही। सॉरी बच्चा। इफ WP थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, बोलो बोलो क्या बोलना है बच्चा? इफ WP थ्योरम इज एप्लीकेबल के बाद क्या पूछना चाहता है तुम? अनम्यूट करो।
तुम लगता है, बोलो बोलो। नहीं बोलना है बेटा, ओके बाय। सनियम, संयम। सर सर आपने जो डायग्राम दिखाया है इसमें आपने जो बॉडी को थ्रो किया है वो एक एंगल थीटा पे थ्रो किया है ना? यस सर। हाँ तो बच्चा, वो एंगल पे थ्रो करने के लिए कुछ तो फोर्स लगाऊंगा ना सर? वो फोर्स हम काउंट नहीं करेंगे क्या? तुम्हारे हाथ से छूट जाने के बाद की बात है ये। ओके ओके, तो छूट गया वो तो फ्री फॉल। हाँ ठीक है सर, समझ गया। राजारियन, राजारियन। सर मैं पूछा था ना सर, सर इनिशियल से फाइनल पोजीशन में सर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे सर डायगनली नीचे की तरफ है ना? हाँ। और सर ऐसे बनाए थे सर, आंसर सर वही आया था 10√5, और आपने ऐसे बनाया, इसमें भी 10√5 आया। तो हाँ इससे बिल्कुल, सर, इससे सर तुम्हारा भी कुछ सही है, तुम्हारा भी सही है, लेकिन तुम इस तरीके को फॉलो करो आगे से, ठीक? उस मतलब डिपेंड नहीं करता डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पे। बेटा वर्ड वर्डन के लिए हम बोलते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। यस सर। जिस डायरेक्शन है फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। देखो बच्चा, मैं करता हूँ इसको अब। तो देखो बेटा, इस सवाल में अब कहोगे बेटा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, फिर से क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्सेस। तो फोर्सेस क्या क्या हो गया बेटा, एक तो हो गया mg और एक हो गया बेटा एयर रेजिस्टेंस। दो हो गया फोर्स ना। फिर से लगाएंगे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, सिग्मा W इक्वल टू डेल्टा के। सिग्मा W वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। एक ही बॉडी है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg इंटू 20, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ये तो हमको निकालना है बेटा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 20 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 10 स्क्वायर, है ना बच्चा? और क्वेश्चन में मास हमारा दिया हुआ बेटा 5 किलोग्राम, तो पुट कर लो। तो 5 इंटू 10 50 इंटू 20, ये हो गया बेटा 1000, है ना बेटा? प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये हो गया बेटा 200, ये भी हो गया 1000, है ना बेटा? माइनस ये हो गया 250, है ना बेटा? इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन हो गया माइनस 250 जूल। ठीक है बेटा? अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस। आकाश बोलो। नहीं बोलना है कुछ। केशव बोलो। हेलो बोलो बच्चा। सर, जैसे इसमें वेलोसिटी उसका कंपोनेंट नहीं करेंगे सर? काइनेटिक एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है? सर स्केलर। तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा ठीक सर। श्रेया बोलो। श्रेया। गलती से हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा बेटा, होमवर्क क्या था याद है? यस सर। क्या करना है डिस्कस हम लोग को? सर वर्क एनर्जी पावर का सेक्शन ए एंड बी दोनों पार्ट्स फ्रिक्शन में का। क्या था बेटा? फ्रिक्शन में सर फ्रिक्शन में आपने बोला था सिर्फ एक पार्ट डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। पार्ट 2 करेंगे डिस्कस, बाकी वर्क डन में करेंगे और वर्क एनर्जी पावर में करेंगे सेक्शन ए और बी। यस सर। ठीक है बच्चा, ओके। सुहानी बोलो। सर ये जो समेशन वर्क डन है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे इक्वल हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा। वो समझना नहीं है, वो थ्योरम में बेटा याद करना है, लॉ है। ठीक है सर। लॉ है ना, वैसे ये वर्क इन थ्योरम है। ठीक है सर। सर एक और चीज पूछना है। पूछो।
बोल बच्चा। सुहानी आवाज तेरी बंद हो गई। सर नहीं, म्यूट हो गई तुम। चलो निकालो बेटा, सीट निकालो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2। बेटा अभी बात करने का जोर मत दिया करो बच्चा, पहले काम करें, इतना कर सके, फिर क्लास खत्म होगी तो बात करेंगे। देखो बेटा 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 1 भी पूछना है। ओके देख लिया 1। देखो बेटा 1 में कहता है कि 2 blocks A and B of equal masses are sliding down along straight parallel lines on an inclined plane of 45 degree. Their coefficient of kinetic friction are mu A है 0.2 बेटा, mu B है 0.3 at t equal to 0। दोनों ब्लॉक स्टार्ट किया बेटा √2 मीटर आगे पीछे से। कितने समय बाद दोनों एक जगह आ जाएगा, है ना बच्चा। तो देखो जब इंक्लाइन प्लेन में बेटा बॉडी स्लाइड करता है ना, तो कैसे लिखते हो, लिखोगे बेटा इधर की तरफ ऐसे लिखते हो बेटा mg, और ऐसे लिखते हो बेटा नॉर्मल। mg का कंपोनेंट ये होता है बेटा mg sin थीटा, है ना, और इधर होता है बेटा mg cos थीटा, और इधर होगा बेटा फ्रिक्शन काइनेटिक, है ना। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, mg sin थीटा माइनस f काइनेटिक इक्वल टू ma। ये हो गया बेटा mg साइन, एंगल दिया है कितना देखो, एंगल 45 है बेटा, 45 माइनस ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन बराबर mg cos थीटा, है ना बेटा, इक्वल टू ma। m कट गया, ठीक है, तो a इक्वल टू हो गया बेटा g बाई √2 1 माइनस म्यू, है ना बेटा। अब देख जो a वाला ब्लॉक था उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, ये 0.2 है, तो हो जाएगा g बाई √2 इंटू 0.8, और एक्सेलरेशन ऑफ b ये हो जाएगा बेटा g बाई √2 0.7, है ना बेटा, क्योंकि म्यू इसका 0.3 था बच्चा। अब लिखोगे बेटा दोनों का, देखो बेटा स्टार्ट किया अलग अलग पॉइंट पे लेकिन साथ में आ गया। डायग्राम को देख के महसूस करो, ए का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा और जो बी का डिस्प्लेसमेंट है इसमें डिफरेंस √2 मीटर का है। डायग्राम में देखो तो ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, ये लिखोगे हाफ ए इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू √2। ठीक है बच्चा, अब यहां से पुट करो, तो इससे पुट करोगे बेटा तो देखो टी स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन हो गया, है ना। अब अगर a माइनस ए बी करोगे बेटा तो 0.8 माइनस 0.7 0.1 हो जाएगा, तो हो जाएगा g बाई √2 इंटू 0.1 इक्वल टू √2। अब यहां से बेटा t निकाल लो सॉल्व करके, समझ गए ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2, बेटा जो हो चुका है उसको डिस्कस करने का मत फोर्स करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 30 Newton. Coefficient of static friction being 0.5. Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to wall. What is the acceleration of block? देखो बच्चा कहता है एक ब्लॉक को दीवार के अगेंस्ट पुश करो। देखो बच्चा ये मान लो ब्लॉक, इस ब्लॉक व्हाइट ही होगा दिखेगा नहीं तुमको, चलो ये देखो एक ब्लॉक, इस ब्लॉक को दीवार पे रखा बेटा और ऐसे पुश किया, ऐसे पुश किया, तो देखो ऐसे पुश करने का फोर्स हो गया 30 न्यूटन, है ना। अब एक और लगाना है फोर्स 15 न्यूटन का, लेकिन वो वाला फोर्स कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वॉल के पैरेलल। तो देखो बच्चा हॉरिजॉन्टल और वॉल के पैरेलल ऐसे लगेगा फोर्स, समझो हॉरिजॉन्टल और वॉल के पैरेलल ऐसे लगेगा ना बेटा, बात समझ गया, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या क्या था, क्वेश्चन है फोर्सेस, एक था बेटा 30 और एक था बेटा 15। देखो ध्यान से, तो इस बॉडी पे मान लो इस बोर्ड को ही वॉल मान लो बच्चा, इस बोर्ड को ही वॉल मान लो, है ना। तो कहोगे
ऐसे दबाया उसको 30 न्यूटन से, तो देखो बेटा ऐसे अंदर की ओर दबाया तुमने, अंदर की ओर दबाया इसको तुमने 30 न्यूटन से अंदर की तरफ, तो नॉर्मल होगा बाहर की तरफ, तो नॉर्मल हो जाएगा बेटा बाहर की तरफ n, है ना। और ऐसे फोर्स लगाया बेटा 15 न्यूटन का, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा ऐसा 2g, 2g हो गया बेटा 20 न्यूटन। अब सुनना ध्यान से, तो देखो बेटा 15 न्यूटन का फोर्स जो है वो इधर चाह रहा है खींचना, ये नीचे चाह रहा है खींचना बेटा। तो अगर इन दोनों का निकाला जाए रिजल्टेंट, तो इसका जब निकालोगे बेटा रिजल्टेंट तो ऐसे आ जाएगा रिजल्टेंट। तो 15 और 20 का रिजल्टेंट बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा 25 न्यूटन, समझे बेटा, 15 और 20 का रिजल्टेंट 25। और एंगल भी निकाल सकते हो, ये एंगल हो जाएगा बेटा 53, है ना। अब देखो ऊपर नीचे ऐसे तो मूव करेगा नहीं, इसका मतलब नॉर्मल इक्वल टू हो गया बेटा 30, नॉर्मल हो गया 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या होगा बेटा, म्यू एन, म्यू तुम्हारा दिया है 0.5, इसका मतलब हो गया 15 न्यूटन। तो देखो बेटा इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से ये ब्लॉक ऐसे मूव करना चाहता है, ऐसे मूव करना चाहता है बेटा, तो फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ ऐसे, है ना। और देखो ये फोर्स बेटा लिमिटिंग से बड़ा है, लिमिटिंग से बड़ा है इसलिए इधर लग जाएगा बेटा फ्रिक्शन काइनेटिक, है ना। म्यू का चूंकि एक ही वैल्यू है बेटा, इसका मतलब यही फोर्स एफ के बराबर है, तो अभी क्या लिख दोगे, लिख दोगे 25 माइनस एफ के बराबर एम ए निकालना है बेटा। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में 3 कहता है द रेयर साइड ऑफ ए ट्रक इज ओपन एंड ए बॉक्स ऑफ मास 40 किलोग्राम इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द open end as shown in the figure. The coefficient of friction between the box and the surface below it is 0.15 on a straight road. The truck starts from rest with an acceleration 2 meter per second square. Find the distance traveled by the truck by the time the box falls from the truck. बोलो बच्चा, बॉक्स को ट्रक से गिरने देर में, उतना देर में ब्लॉक कितना आगे जाएगा बच्चा, ठीक है। तो खुद सोच के बताओ बच्चा कि इसमें सवाल को किसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए, ट्रक के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बोलो बच्चा। क्योंकि गिरना किसके रेस्पेक्ट में है, ट्रक के रेस्पेक्ट बेटा। तो अगर ट्रक के रेस्पेक्ट में गिरना है बेटा तो ट्रक के फ्रेम में चलो, तो देखो बेटा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, तो देख बेटा ट्रक के फ्रेम में जाओगे, तो ट्रक के फ्रेम में जाओगे, इसका मतलब तुम यहां से खड़े होके देख रहे हो, तो ट्रक का बेटा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। तो स्यूडो फोर्स लग जाएगा इधर, कितना लगेगा, एफ पी एस स्यूडो फोर्स, ये हो जाएगा 40 इंटू 2, है ना बेटा। अब यहां से नॉर्मल लगेगा बेटा ऊपर, mg लगेगा नीचे, तो नॉर्मल हो जाएगा 40 इंटू जी, इसका मतलब 400 न्यूटन। तो लिमिटिंग कितना हो जाएगा बेटा फ्रिक्शन, ये हो जाएगा म्यू एन, म्यू दिया है 0.15, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये 60 न्यूटन। बोलो बच्चा, बात समझा। तो देखो बेटा अगर फ्रिक्शन लिमिटिंग है 60 और ये फोर्स है बेटा 80, इसका मतलब बॉडी स्लाइड कर जाएगा ना, तो फ्रिक्शन यहाँ हो जाएगा बेटा काइनेटिक। तो ये हो जाएगा बेटा ए रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो क्या लिखोगे, लिखोगे एफ पी एस माइनस एफ के इक्वल टू एम ए रिलेटिव। तो ये हो गया बेटा 80 और ये है 60, बराबर ये है बेटा 40, ये है ए रिलेटिव। सो ए रिलेटिव इक्वल टू ये हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। इसका मतलब ट्रक के फ्रेम में 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है ना बेटा। तो देखो ट्रक से गिरने के लिए, अगर ट्रक से गिरने की बात करनी है तो लिखेंगे टू फॉल फ्रॉम ट्रक, है ना बेटा। ट्रक से गिरने के लिए क्या होना चाहिए, एस रिलेटिव 5 मीटर इज इक्वल टू 1/2 ए रिलेटिव टी स्क्वायर, ये हो गया बेटा 5 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो टी स्क्वायर हो गया बेटा
20, ठीक है बेटा, है ना। तो कहता है इतने देर में ट्रक कितना डिस्प्लेस करेगा, तो ट्रक का डिस्प्लेसमेंट, ट्रक का क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, ये भी बेटा u हाफ AT², तो ट्रक का कितना था बेटा एक्सेलरेशन 2 ना, और ये हो गया बेटा 20, इसका मतलब हो गया बेटा 20 मीटर, ठीक है बेटा। उतना दूर ट्रक चला गया बेटा कितना 20 मीटर। आगे चलो 4 और 7, देखो बेटा 4 नंबर और 7 नंबर, देखो बेटा 4 नंबर सवाल, 4 नंबर कहता है बेटा इन द गिवन सिचुएशन इट इज नोन दैट व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक स्लाइड, ये कंफर्म पता है कि स्लाइड कर रहा है, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं। फाइंड द टाइम व्हेन स्मॉल ब्लॉक विल फॉल ऑफ फ्रॉम राजा ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर से कब गिर जाएगा, है ना बेटा। सब कुछ दिया हुआ है तुमको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, एंगल वैंगल सब दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। तो देखो सबसे पहले तुम ऊपर वाले ब्लॉक के बारे में सोचो। तो देखो बेटा जो क्वेश्चन कहा है हमसे वो कहा है ना छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक से कब गिर जाएगा, साफ दिख रहा है बेटा छोटे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है बच्चा, तो जिसका फ्रिक्शन कम होगा वो तेजी से नीचे आएगा। इसका मतलब अगर ये तेजी से आना चाहेगा बेटा तो यहाँ से फ्रिक्शन इसका विरोध करेगा, है ना, और यहाँ नीचे हो जाएगा बेटा ये mg sin 45, इसका मैंने मान लिया एक्सीलरेशन a, तो क्या लिख दोगे, थीटा एंगल था बेटा, सॉरी, mg sin थीटा माइनस f काइनेटिक, ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, है ना बेटा। तो m कट गया सब में, तो a कितना हो जाएगा देखो g sin थीटा 10 इंटू साइन थीटा 0.6 म्यू, म्यू की जगह पे दिया था बेटा म्यू बाई 2, तो म्यू बाई 2 हो जाएगा 0.2, जी हो गया 10 और cos 37 हो गया 0.8, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 1.6, इसका मतलब बेटा 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब चलो नीचे वाले ब्लॉक को देखो बेटा, नीचे वाले ब्लॉक को देखो, सुनना ध्यान से, ये एक्शन फोर्स तो इसका हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, है ना बेटा, और इसका नीचे ये लगेगा बेटा mg sin थीटा, है ना, और यहां से लगेगा फ्रिक्शन ऊपर एफ के डैश, तो इसका एक्सीलरेशन b मान लिया, ठीक है बच्चा। एक्शन का रिएक्शन, ये एक्शन का रिएक्शन, इक्वेशन देखो इसका, इसका लिखोगे बेटा एफ के प्लस mg sin थीटा माइनस एफ के डैश इक्वल टू कैपिटल एम बी, ठीक है बच्चा। एफ के हमारा कितना था बेटा, ये था म्यू बाई 2 mg cos थीटा माइनस ऑफ mg sin थीटा माइनस एफ के डैश, तो देख बेटा एफ के डैश में म्यू हो गया, अब यहाँ पे अगर तुम नॉर्मल निकालोगे तो यहाँ का नॉर्मल जो होगा बेटा वो होगा m प्लस mg cos थीटा, ये तुम खुद समझना कैसे, ये मुझसे नहीं पूछना, m प्लस mg cos थीटा, एफबीडी बनाओ वर्टिकल में, है ना, दिख जाएगा तुमको, इज इक्वल टू m इंटू बी, अब यहाँ से b निकाल लो, ठीक है बेटा। अब जब तुम b निकाल लोगे बेटा, हल्का से कट गया, 1 मिनट शिफ्ट करता हूं कैमरा, रुको, देखो बेटा, और जब a और b निकाल लोगे, अब इसके बाद निकालना क्या, अब निकालना a रिलेटिव, तो हो जाएगा a माइनस बी, है ना बेटा। और अगर ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में गिरना है नीचे, इसका मतलब नीचे गिरने के लिए s रिलेटिव हो गया l, तो लिख दो बेटा s रिलेटिव बराबर, कितने टाइम बाद लिखा है ना, टाइम, हाँ, बराबर हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर, t निकल जाएगा बच्चा, ठीक है।
5 नंबर। अरे बेटा लाइन सारा सवाल पूछ रहे हो तुम लोग यार। अब एक 5 लिखता है, फिर एक 6 लिखता है, फिर एक 7 लिखता है। देखो 5 में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, नहीं बताऊंगा, घटिया सवाल है, खुद से करो। 6 नंबर देखो, 6 नंबर सवाल कहता है इन द फिगर शोन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सी एंड ग्राउंड इज 0.5। ए बी सी, ठीक है। यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, ए एंड बी 0.25, बी एंड सी 0। यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू कॉज स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी। कहता है कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे ताकि इन दोनों में स्लाइडिंग हो जाए, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर म्यू 0 है, इसका मतलब ये तो आगे मूव करेगा ही नहीं, है ना, ये तो बेकार सवाल हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 ब्लॉक सिस्टम हो गया, है ना बेटा। कहता है कितना फोर्स लगाओगे ताकि यहाँ स्लाइडिंग कर जाए, है ना बेटा। तो स्लाइडिंग कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा हो गया, काइनेटिक। तो काइनेटिक से इसका निकालो एक्सीलरेशन, और इसका बोलो एक्सीलरेशन इससे ज्यादा होगा। आ जाएगा बेटा आंसर। 7 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चा ए स्मॉल बॉडी वाज लॉन्च्ड अप ए इंक्लाइन 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k है, टाइम ऑफ एसेंट 2 टाइम्स द टाइम ऑफ डिसेंट। एक कराया हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, 7 नंबर क्वेश्चन कराया हुआ है। सही बात है ना, नहीं, ठीक है चल देख फिर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा ए स्मॉल बॉडी वाज लॉन्च्ड अप ए इंक्लाइन प्लेन। देख बच्चा, इंक्लाइन प्लेन इसको ऊपर लॉन्च कर दिया, 15 डिग्री एंगल दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k है, टाइम ऑफ एसेंट इज 2 टाइम्स द टाइम ऑफ डिसेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100k। देख बच्चा, इसको अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, ही रुकेगा, b 0 हो जाएगा, है ना बेटा। फिर वहां स्लाइड करके नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर स्लाइड करके नीचे आएगा, ऊपर जाने में t लगा तो नीचे आने में 2t लगा है ना। तो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बेटा। अब एक फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला तुम कहते हो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कहते हो ना बच्चा सब लोग। इस फॉर्मूले को देखो, ऐसे बोल सकते हैं ना, ut प्लस एटी स्क्वायर माइनस हाफ एटी स्क्वायर, बोल बेटा, बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, इसमें t कॉमन ले लो, t कॉमन लोगे तो हो जाएगा vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर, बोलो। तो s का फॉर्मूला तुम ये भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो s का दोनों फॉर्मूला अप्लीकेबल है बेटा। अब चल देख, जब ऊपर जा रहा होगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो नीचे की तरफ मान लो एक्सीलरेशन a। तो देख बेटा, जब ऊपर जा रहा होगा इस वाले की बॉडी की वेलोसिटी भले ही ऊपर होगी लेकिन एक्सीलरेशन नीचे होगा, है ना बेटा। तो क्या लिख दोगे, इधर हो जाएगा mg sin थीटा, इधर हो जाएगा बेटा फ्रिक्शन काइनेटिक, ठीक है। तो क्या लिख दोगे बेटा, लिख दोगे mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन काइनेटिक इज इक्वल टू ma, ठीक है बच्चा। अब हो जाएगा mg sin थीटा फ्रिक्शन काइनेटिक म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma, m कट गया तो a आ गया तुम्हारा g ऑफ sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो नीचे आने के लिए अब कहो डाउन द प्लेन,
जब नीचे आएगा बेटा, ठीक है, तो हमारा फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा, तो लिख दोगे mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम बी। नीचे आने में एक्सीलरेशन b मान लिया मैंने, ठीक है बेटा। तो क्या लिख देगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू एम बी। तो b इक्वल टू g ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा होगा बच्चा। समझ में आई बात? तो इधर हो गया बेटा a, ये हो गया b, ठीक है। अब देखो जब ऊपर जा रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, क्या फायदा होगा कि v 0 हो जाएगा, है ना बेटा। लेकिन नीचे आएगा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना बेटा। तो कहोगे s अप इज इक्वल टू s डाउन। इसका मतलब s अप कितना हो गया, ये हो जाएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर और s डाउन हाफ b इंटू 2t का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, साइन 15 cos 15 का वैल्यू पुट कर लेना। और चलो आज इतना ही बच्चा, है ना। आगे का होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कर लेना। एक मिनट रुक जाओ, देख लेता हूं, एक बार देख लेता हूं क्या है। हाँ ठीक है, 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 लिख दे रहा हूं होमवर्क। फ्रिक्शन में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है। और वर्क एनर्जी पावर में वही सेक्शन ए और बी जो पहले था होमवर्क। क्लास ओवर हो गया, ठीक है। जिसको जाना है वो जाओ, लेकिन जिसको बात करना है वो रुको, बात कर सकते हैं, लेकिन फालतू बात नहीं बेटा, काम की बात करना सिर्फ। बोलो भाई, तुम्हें ओलंपियाड के बारे में क्या कहना है? बोलो बच्चा, ओलंपियाड के बारे में क्या पूछना है बेटा? नहीं बोलना है। सुहानी बोलो। सर वर्क डन बाय नेट फोर्स में हम लोग जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, वो वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे सारे फोर्स के लिए। डिस्प्लेसमेंट फाइनल क्या होता है, बॉडी ए से बी गया तो बॉडी का अलग अलग पॉइंट में लाइन खींचते जाओ, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। अच्छा ठीक है। आयुष हेलो, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर फ्रिक्शन टाइम पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन टाइम पे? हाँ। नहीं बेटा, टाइम का मतलब क्या, मतलब अभी और 1 सेकंड के बाद क्या होगा? नहीं सर, मतलब जैसे अगर कोई बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ, तो अगर फ्रिक्शन को लगने के लिए हम टाइम ही नहीं दे तो सर फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना? फ्रिक्शन को लगने का टाइम ही नहीं दे मतलब क्या हुआ भाई? कोई बताओ सिचुएशन, क्या कहना चाहते हो तुम? सर जैसे कोई एक बुक है बड़ी, उसके ऊपर छोटी बुक रखे